नमस्कार मित्रों, मैं शंभुनाथ शुक्ल हूं और शंभु के तीर के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं। कल जैसा कि मैंने बताया था कि हम लोग 2020 की शुरुआत में ही गए थे धौलावीरा। धौलावीरा सिंधु घाटी के समकक्ष यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जो अवशेष मिले हैं उनमें से एक धौलावीरा भी है। मालूम हो कि भारत में पहले तो कभी अवशेषों की इस तरह की हमारी जो प्राचीन धरोहर क्या थी, यानी ईसा के पहले हम क्या थे, कहाँ थे, जो इमारतें मिल गई वो धार्मिक रूप से महत्व तो थी, लेकिन इस तरह की नगरीय सभ्यता थी, कैसी थी, कैसे लोग रहते थे, कैसे बरतते थे, कैसे उनका सामाजिक आचार विचार था, कैसे वो मकान बनाते थे, ये कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन 1861 में अंग्रेजों ने ASI जो पुरातत्व विभाग का यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। अलेक्जेंडर कनिंघम इसके पहले जो डायरेक्टर जनरल बने थे। उसके बाद से खुदाइयाँ शुरू हुई कई जगह, जहाँ लगा कि यहाँ कुछ हो सकता है वहाँ की खुदाई हुई। तो पहली खुदाई 1930 या उसके आसपास मोहनजोदड़ो हड़प्पा की हुई। तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो वहाँ जब रेत के टीले हुआ करते थे, मोहनजोदड़ो का तो वैसे भी जो उसका शाब्दिक अर्थ है सिंधी भाषा में, वो सिंध में है, यानी जो सिंध आजकल पाकिस्तान में है, सिंध का इलाका, और उसका शाब्दिक अर्थ है मुर्दों का टीला, यानी बड़े बड़े टीले थे। लोगों को लगता था शायद यहाँ कभी दफनाए गए हों मुर्दे, और इसके अलावा कोई जानकारी नहीं थी। उसकी खुदाई हुई तो उसके नीचे इमारतें मिली। तब हड़कंप मच गया, पूरी दुनिया के पुरातत्वविद आए और तय किया गया कि ये जो मोहनजोदड़ो है ये बहुत ज़्यादा पुराना है, और इसके जो उनकी कार्बन रेटिंग की गई, जो भी उस समय के ज्ञात स्रोत थे उनके मुताबिक ईसा से 4000 साल के आसपास के ये पुराने हो सकते हैं, उससे भी पहले के हो सकते हैं। तो अब हम पहली सभ्यता हम मानते हैं कि हमारी हड़प्पा, और फिर मोहनजोदड़ो, फिर एक और है गनवेरी वाला, जो ये तीनों पाकिस्तान में है। जब भारत बंटवारा हो गया आज़ादी के बाद, अंग्रेज चले गए और भारत को दो हिस्सों में विभाजित कर गए, एक तो पाकिस्तान का हिस्सा और एक भारत का। तो भारत में जब ASI ने कुछ पता कराया तो दो चीज़ें पता चली, एक तो राखी गढ़ी और दूसरा है आपका धौलावीरा। धौलावीरा कच्छ के, वो भी समझिए सिंध के जैसा मानिए, क्योंकि सिंध भी एक तरह से आधा कच्छ इधर है, आधा कच्छ पाकिस्तान में है। पाकिस्तान वाला कच्छ जैसे सिंध है वैसे यहाँ का भी है। तो उसी सिंध के इलाके में, सिंध के ही जो रेगिस्तान मरुस्थल है, उसी में धौलावीरा के खंडर मिले। वहाँ भी कुछ ऊंचाई थी, कुछ बिखरे हुए स्रोत थे, उनसे ये अंदाजा लगा कि यहाँ खुदाई कराई जाए। और खुदाई कराने के बाद वहाँ कुछ अवशेष मिले। तो उसकी खुदाई की शुरुआत पहले एक और सज्जन ने शुरू की। इसके लिए मुझे फिर आपको देख के ही बताना पड़ेगा कहाँ से जो शुरुआत हुई इसकी खुदाई की, वो बहुत बाद में हुई है। एक तरह से 1969 क्या, जब 1956 में एक तरह से राज्यों का पुनर्गठन हुआ, तब ये जो गुजरात राज्य बना, जिसमें बड़ौदा, सूरत, सौराष्ट्र और कच्छ को मिला के बड़ौदा राज्य बनता है। इसके बाद इसकी खुदाई हुई और तब पता चला कि यहाँ पर क्या है। यहाँ पर भी अवशेष हैं 1969 के आसपास के, लेकिन खुदाई जो शुरू हुई है वो बाद में शुरू हुई है। और जिन जयमल भाई ने हमें ये सब बताया, हमें जानकारी दी कि कब इसकी खुदाई हुई, RS बिष्ट साहब लगे, पहले एक और सज्जन थे वो लगे, फिर RS बिष्ट ने इसकी खुदाई करी, तब पता चला कि यहाँ पर ये जो अवशेष हैं उनकी कार्बन रेटिंग के जरिए पता कराया गया कि ये अवशेष भी बहुत पुराने हैं और उसी के समकक्ष हैं जहाँ जैसा कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा है। पर थोड़ा सा इसमें 3-4 तरह की कोटियां हैं। मोहनजोदड़ो हड़प्पा में 2 ही तरह के मकान हैं, एक ऊपर बने हुए, एक नीचे बने हुए। यहाँ बीच में भी हैं 3-4 तरह के हैं, एक ऊपर हैं, फिर मध्यम आकार के हैं, फिर नीचे के हैं। तो राजा जैसे ऊपर रहता है, जो मिडिल क्लास की हम लोग अवधारणा करते हैं वो बीच में, फिर नीचे। तो चूंकि मैं पुरातत्वविद नहीं हूँ, इसलिए मैं सिर्फ मोटी मोटी जानकारी दे सकता हूँ। ये तो जो पुरातत्वविद लोग हैं वही बता पाएंगे। और इसमें जिन 3-4 लोगों का बहुत अहम रोल रहा इसकी खुदाई आज तक कराने में, एक तो RS बिष्ट साहब थे, यदुवीर सिंह रावत साहब थे। यदुवीर सिंह रावत जो इसमें गुजरात सरकार के सलाहकार हैं पुरातत्व के।
राकेश तिवारी जी रहे जो 2014 में डीजी बने थे एसआई के, और शायद 2018-17 तक रहे थे। और तीसरे अनिल तिवारी जो गुजरात राज्य के ही निदेशक थे और गुजरात राज्य को डील करते थे। उनके समय खुदाई काम हुआ। इस समय वो दिल्ली में बैठते हैं धरोहर भवन में, और यहाँ से भी वो अक्सर वहाँ से संपर्क रखते हैं। तो खास बात ये रही कि 27 जुलाई 2021 को यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर में शामिल कर लिया। अब विश्व धरोहर में जो 40 मॉन्यूमेंट्स हैं उनमें भारत भी आ गया, और भारत के काफ़ी 40 के करीब मॉन्यूमेंट्स हैं भारत के भी, जिनमें ये सब शामिल कर लिया गया। ये सबसे बड़ी सफलता है। तो इस तरह से ये धौलावीरा एक बड़ा महत्वपूर्ण हो गया। वैसे धौलावीरा का एक बड़ा मज़ेदार, धौला तो आप लोग जानते होंगे, धवल से बना है, धवल धौला कहीं बोलते हैं, दिल्ली में धौला कुआं है। तो उसी तरह कैसे ये धौलावीरा भी है। अगर आप कहें कि दिल्ली का धौलावीरा और दिल्ली का धौला कुआं और वहाँ के धौलावीरा में क्या, तो शाब्दिक अर्थ दोनों का है। धौला का मतलब सफ़ेद, वीरा का मतलब कुआं, तो धौलावीरा सफ़ेद कुआं। यानी जो सफ़ेद का मतलब जो व्हाइट रन है और ये थोड़ा नीचे की जगह रहा होगा तो उनको लगा होगा ये धौलावीरा है, सफ़ेद कुआं है। तब लोग कुछ जानते नहीं थे, तो इस तरह से उसका पता चलता है। खास बात यह है कि वहाँ जो जयमल भाई थे जो हमें अगले दिन नाश्ते के बाद घुमाने ले गए। एक तो हम रात को गए, लेकिन रात को हम कितना देख सकते थे, वो तो घोर अंधकार छाया था। थोड़ा बहुत टार्च की रोशनी, लालटेन की रोशनी, थोड़ी बहुत हमारे मोबाइल की रोशनी, और उन्होंने कहा था मोबाइल ज़्यादा मत इस्तेमाल करिए क्योंकि यहाँ लाइट नहीं है, फिर मोबाइल का आपका चार्ज नहीं हो पाएगा। तो हम लोग बहुत डर डर के मोबाइल इस्तेमाल कर रहे थे, थोड़ा बहुत देख लेते थे। बाकी वहाँ कोई रोशनी थी। आसमान तो उसी तरह से बिल्कुल भरा हुआ, और चांदनी रात नहीं थी, कृष्ण पक्ष की रात थी, तो आसमान में एकदम तारे ही तारे दिखाई पड़ते थे। अब तारों की भला क्या रोशनी हुई, और दूर दूर तक कहीं कोई रोशनी का नहीं। मतलब वहां तो मैंने कल बताया था कि 20 किलोमीटर से नजदीक कोई गांव ही नहीं है, तो कहां दिखाई पड़ता। तो एक तरह से हम ऐसे विशाल जंगल में खड़े थे जो रेत मरुस्थल था, जहां कोई आबादी नहीं थी, जहां सिर्फ रेत थी, वही नमकीन सफेद रंग की रेत, जैसे कच्छ का रन जिसे बोला जाता है, व्हाइट रन, और कुछ नहीं था। लेकिन जो इमारत थी वो बता रही थी कि कभी तो यहाँ रेत नहीं रही होगी, क्योंकि इमारत जो उस समय की ईंटें रही होंगी, आज से 5000 साल पहले जिस तरह के पत्थर, जिस तरह की चिनाई, जिस तरह की ईंटें इस्तेमाल की जाती थी, वो उसमें थी। यानी 5000 साल पहले वो ऐसा ही रहा होगा जैसे कि आज की सभ्यता होती है। ये बड़ा दिलचस्प था। खास बात ये थी कि इतना इस तरह का होना। और जो जयमल भाई उसके केयर टेकर थे जो हम लोगों को ले जा रहे थे, वो बड़े प्रेम से बताते थे, एक एक पत्थर से बताते कि ये पत्थर तब का है, ये पत्थर तब का है, ये पत्थर कहाँ से आया है। और मजे की बात, वो उसका मुझे हम लोगों का इतिहास भी बताते थे। तो मैंने पूछा ये सब आपको कैसे पता है, तो उनका सब, जब पहले खुदाई शुरू हुई थी 1980 के आसपास, तो मुझे RS बिष्ट साहब लेके आए थे। आजकल आप बिष्ट साहब गाजियाबाद ही रहते हैं, वो लेके आए थे, और उन्होंने, मैं खुदाई मजदूर था तो उनसे हमारा थोड़ा अपनापा हो गया। उनके भोजन पानी की व्यवस्था में भोजन बनाने लगा, तो वो बहुत सारी चीज़ें बताते थे। तो जयमल भाई का कहना था कि मैं हर पत्थर से बात करता हूँ, मुझे मालूम है कि ये पत्थर क्या बोलेगा। तुम कैसे? बोले ये मुझे बताता है कि मैं कितना पुराना हूँ। उन्होंने कैसे बताते हो? बोले यही तो शुक्ला जी, जब आप किसी से कहीं रहते हैं और किसी से इतना आप आत्मीयता, पत्थर का जड़ से भी इतनी आत्मीयता महसूस करने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ तरंगें उठती हैं जो बताती हैं कितना पुराना पत्थर है। तो बोले मैं तो इसको देख के पागल हो जाता हूँ, मेरा मन करे तो मैं रात दिन यहीं रहूँ। इतना वो पत्थरों से उनका डायलॉग होता था। तो इस तरह, जब ऐसा, मेरे कहने का मतलब कि इस तरह का जब समर्पण भाव होगा, तब आप कहीं किसी चीज़ को पहचान पाते हैं। वो समर्पण भाव मुझे जयमल भाई मिला। वो आदमी जो मजदूर है, पढ़ा लिखा नहीं है, जिसको नहीं पता कार्बन रेटिंग क्या होती है, जिसको नहीं पता आर्कियोलॉजी क्या है, जिसको नहीं पता कि कैसे पता कराता है कि इस पत्थर की उम्र कितनी है, वो बता रहा है। और वो बता रहा है कि देखिए यहाँ पे कैसे इन लोगों ने तालाब बनाए थे, कैसे खेल के मैदान, जैसे हम लोग सुनते आ रहे हैं कि खेलों की प्रतियोगिता पहले भी होती थी ईसा के पहले के वर्षों में। और जो हमारे मैथोलॉजी के जो पौराणिक आख्यान है, जैसे रामायण महाभारत, उनमें भी तो आखिर है ना, खेलों के भी प्रतियोगिताएं होती थी। तो प्रतियोगिताओं के लिए मैदान थे जहाँ खेल होते थे, बड़े बड़े मैदान, तालाब थे ताकि पानी मिलता रहे, तालाब के स्रोत थे, कुएं और बावड़ी भी मिले हैं। और कैसे शहरों, गांव में, उस शहर में, उस धौलावीरा नामक शहर में जो आज से 5 और 6 हजार साल के बीच में बसा होगा, कैसे मकान थे, और लोग कहाँ चले गए कुछ पता नहीं। कुछ का ये कहना है कि कोई प्राकृतिक आपदा आई और वो चले गए,
कोई हो सकता है भूकंप आया, हो सकता है कुछ भी, कच्छ में तो भूकंप आते रहे, या समुद्र ने ही उनको खत्म कर दिया हो, समुद्र की ऐसी लहरें आई कि एकदम डूब गया, अतिवृष्टि हुई हो, कुछ भी हुआ हो, कुछ किसी को पता नहीं है। सब लोग कल्पना के आधार पे ही तय करते हैं, लेकिन कार्बन रेटिंग उसकी उम्र बताती है। तो ऐसे इन पत्थरों के बारे में, इन सब के बारे में जयमल भाई इतना कर रहे थे, और उनके जितने पुरातत्वविद गए, और कितने देखिए पुरातत्व विभाग के पास पैसे की सरकारों के पास तो पैसा कहाँ होता है, जहाँ से सरकार को पैसा मिले या नेताओं को पैसा मिले, और तो कहीं वो पैसा लगाते नहीं है। तो पुरातत्व विभाग एक ऐसा विभाग रहा जिसके पास पैसे वैसे की घोर कमी रहती है। हालांकि अब थोड़ा सा धरोहर भवन बनाया गया है, एक ग्रेटर नोएडा में भी इस तरह का ASI का भवन बना है, थोड़ा सा लगता है किया जा रहा है, लेकिन पहले इस अतीत के जो ये गौरव था, जो हमारी परंपराएं थी, जो हमें जोड़ती थी, इसके बारे में कुछ नहीं पता था, ना पैसा आता था। तो उनके जो गेस्ट हाउस बने वो भी उबड़ खाबड़, जैसे मैंने बताया कि वहाँ बिजली ही नहीं है। गेस्ट हाउस में तो बाकी पलंग वलंग ठीक पड़े हैं, लेकिन बिजली नहीं है, पानी नहीं पूरे ढंग से आता, पीने के घोर संकट है। बसावट भी इसीलिए नहीं है कि पानी नहीं है। तो ये कभी एक समुद्र से ऐसा जलजला आया, कभी ऐसी अतिवृष्टि हुई कि ये सारा हिस्सा या तो समुद्र में विलीन हो गया, क्योंकि पानी खारा हो गया तो लोग कौन बसेंगे। कुछ मीठे कुएं के एकाध स्रोत मिल जाते हैं, वो तो कोई कुआं है नहीं। लेकिन ऐसा माना था कि पहले यहाँ कुछ 2 नदियां भी बहती थी, अब वो नदियां भी कहाँ विलुप्त हो गई, अब तो कुछ नहीं। लेकिन उसके आसपास का जंगल ये बताता है कि यहाँ हरियाली तो रही होगी। जंगल आज भी है, जो उस मॉन्यूमेंट्स है, जो करीब 60 एकड़ के साइड फैला और 250 एकड़ का जो परिसर है, उसमें 60 एकड़ जहाँ खुदाई हुई है, उसके आसपास जंगल जरूर फैला हुआ है। तो जंगल देख के लगता है कि एकदम मरुस्थल नहीं है, कभी कुछ तो रहा होगा, और आज भी उसके कहीं ना कहीं इसमें स्रोत है। क्योंकि उस पूरे जो हमने कल बताया था कि राधनपुर और रापड़ से हम चले, डीजल भरवा करके गाड़ी में, इनोवा गाड़ी थी, उसमें पूरा डीजल भरवाए थे, उससे लगभग 100 किलोमीटर दूर धौलाकुआ वीरा है। वहां से हमारा मोबाइल नेटवर्क टूट गया था। इस पूरे इलाके में मोबाइल नेटवर्क नहीं था, मोबाइल हमारे पास थे लेकिन कोई नेटवर्क नहीं। तो वहां से नेटवर्क टूट गया था, और वो पूरा फिर हम ऐसा लग रहे जैसे हम कहीं चले जा रहे हैं, हमें कुछ अता पता नहीं। आजकल मोबाइल इतना जरूरी हो गया है। तो और उसके बाद 10 किलोमीटर बाद ही वो शुरू हो गया था रेगिस्तानी का कच्छ। तो कच्छ में हम करीब 70-80 किलोमीटर चलते रहे, तब कहीं हमें धौलावीरा मिला था। एक गांव मिला था जो धौलावीरा के नाम, जिसमें कुछ लोग बसते हैं बस। अलबत्ता वहाँ एक रिजॉर्ट जरूर है, तो जो लोग पर्यटक जाते हैं वो भी रिजॉर्ट ठहरते हैं, और रिजॉर्ट से दूर है थोड़ा सा वो जो साइट है, इसलिए आप रिजॉर्ट में रह के फील नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब वो वहाँ तो कोई मतलब प्रोटेक्टेड इलाका है, इस तरह आसानी से नहीं जा सकता कोई, कि अगर आपका इंटरेस्ट ना हो तो वहाँ क्या करेंगे। वहाँ कोई सुविधा ही नहीं है, ना खाना ना पानी। तो लोग रहते रिजॉर्ट में डीजल के जरिए डीजल जनसेट लगे हैं जिनसे बिजली होती है, बाकी कहीं कुछ नहीं। तो ऐसी जगह पे, और रिजॉर्ट काफ़ी महंगा भी है चूंकि उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, अकेला रिजॉर्ट है। ऐसी जगह में भी अगर ये हरियाली दिखती है, अगर कुछ दिखाई पड़ रहा है, तो इसका मतलब कोई ना कोई ऐसा प्राकृतिक आपदा आई होगी जिससे इलाका नष्ट हो गया हो। अब इसका अनुमान लगाया गया ये 5000 साल पहले ऐसा कुछ हुआ होगा, और तब हुआ है। तो अगर हम देखें कि कैसे ASI की स्थापना हुई, कैसे खुदाई हुई, कैसे अब तक हम यहाँ पहुँचे, तो कितनी बड़ी यात्रा हम लोगों ने तय की है। टेराकोटा के बर्तन उसमें मिले हैं, बनावट मिली है। मैं कल फोटो आपको दिखाऊंगा कैसे बनावट, कैसे पानी के स्रोत मिले हैं, छोटी छोटी नहरें, कैनाल बनाई गई हैं जहाँ से पानी आता है, पानी जाता है तब। और वो कुआं भी, एक पत्थर जरूर मिला है जो पहचान करा सकता है, लेकिन उसकी लिप नहीं पड़ी जा सकती। जो कहीं कहते हैं गेट में लगा था एक पत्थर, लगभग 10 फीट उसकी लंबाई होगी और 1 फुट चौड़ाई है। एक प्लेट 1 फुट या 2 फीट, वो एक प्लेट जैसा लगता है कि जैसे उसमें कोई गेट पे कोई लगा देते हैं, लेकिन उसकी लिपि ही नहीं पढ़ी जा सकी। तो अभी तक कुछ पता नहीं है, कोई नहीं पढ़ सकता वो लिपि, क्यों, कितना पुराना है। पर ये सब चीज़ें हैं धौलावीरा में। तो धौलावीरा की हमें आकलन होता है कि हम एक हमारी शानदार अतीत रहा है जिसको अब हम भूल चुके हैं, और इतना भूलना नहीं चाहिए। हमें अपने अतीत का पता करना चाहिए। तो वो जब पता चलेगा तब पता लगेगा धौलावीरा कितना पुराना है। तो धौलावीरा का एक पक्ष मैंने आज आपको बताया। ये सिर्फ इतना ही है कि हम उस दिन धौलावीरा गए। धौलावीरा के बारे में विस्तार से मैं कल बताऊंगा, अभी इतना ही पर्याप्त है। कैसे हमने रात काटी थी भयावह, कैसे दिन काटा, और कैसे हम एक ऐसा आदमी हमारे साथ गाइड बन के चल रहा है जो कहता है अरे पत्थर हमसे बोलते हैं।
हमसे पत्थर बोलते हैं। ऐसा कौन होगा जिससे पत्थर बोलते हैं? लेकिन मित्रों, जयमल भाई से पत्थर बोलते हैं। तो आज का काफ़ी देर हो गई, फिर मैं आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करता हूं। अगले एपिसोड में मैं फिर बताऊंगा कि धोलावीरा में विस्तार से बताने को है, सिर्फ उसको यूं ही हल्के धारा की हल्के हल्के में छूते हुए नहीं निकल सकते। तो कल इस पर डिटेल में बात करेंगे और ये आगे भी चलेगा। मुझे नहीं लगता है कि ये 2-3 कड़ियों में चलाना पड़ेगा इसको। ये बहुत ही रोचक विषय है और बहुत ही गंभीर विषय भी है, इसको हल्का फुल्का नहीं समझिए। तो मित्रों, नमस्कार। अपन अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए विदा होते हैं। और आप लोग ये हमारा देख रहे हैं प्रोग्राम, तो ज़रूर इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और इसके बेल आइकॉन दबाते रहिए ताकि ताज़े अपडेट मिलते रहें। तो विदा लेते हैं मित्रों।